came to JNU in 1986. He was my senior, and so it's always a privilege to be here in JNU and speaking to the students here. JNU में आना और बोलना, I hope you will comfortable if I speak in Hindi and few words in English. मैं जब भी JNU में आने के बारे में सोचता हूँ और बोलने के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे 1990 का एक वाकया मुझे हमेशा याद रहता है। और वाकया ये था कि उस वक्त देश के अंदर मंडल कमीशन, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको जरूर याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल से उनका झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े में अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान किया था। कावेरी मेस में मुझे लगता है अभी भी वो परंपरा होगी कि डिनर के बाद मीटिंग्स होती हैं, वहां पे स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, स्पीकर्स अपना पक्ष रखते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब होता है। और ऐसा ही एक था, मंडल कमीशन के पक्ष में एक सभा रखी गई और उस वक्त के दो जो सबसे बहुत प्रखर पत्रकार थे, एक चंदन मित्रा और दूसरे स्वपन दास गुप्ता। तब तक ये दोनों लोगों ने बीजेपी और आरएसएस ज्वाइन नहीं किया था और दोनों की छवि एक लेफ्टिस्ट, चंदन भी लेफ्ट मूवमेंट्स निकले हुए थे, स्वपन दास गुप्ता भी लेफ्ट मूवमेंट के ही थे। बाद में दोनों आदमियों ने समरसॉल्ट मारते हुए गुलाटी खाई और वो बीजेपी के खाते में चले गए। उस मीटिंग में चंदन मित्रा और स्वपन दास गुप्ता दोनों ने मंडल कमीशन के पक्ष में बोला और दोनों क्राउड भी जो था वो मंडल कमीशन के पक्ष का क्राउड था। लेकिन स्वपन दास गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वीपी सिंह ने हिंदुस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स में एड्स का सिरिंज लगा दिया है। अब आप सोचिए कि क्राउड उनके पक्ष का, सुनने वाले भी उनके पक्ष में और वो पक्ष में ही बोल रहे थे। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद स्वपन दास गुप्ता की जो खिंचाई की है जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में, जो खिंचाई हुई उसने, क्या आप इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे कैसे सकते? और लिटरली आई कैन टेल यू, स्वपन दास गुप्ता was sitting with his wife and Chandan Mitra was also there, and literally he was in tears. He couldn't handle the questioning done by the JNU students. That was JNU. और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोगों के बड़े बड़े नेताओं को जेएनयू में आकर मेस में बोलने की हिम्मत नहीं होती। अजय पटनायक साहब विल एंडोर्स माय व्यूज। हिम्मत नहीं पड़ती कि कैसे डिफेंड करेंगे। आप सोचिए कि सरकार, राजीव गांधी की सरकार, 405 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी चढ़ाव पे थी उस वक्त, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। लेकिन जेएनयू के अंदर कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के जो बड़े बड़े नेता थे, अपने स्टैंड पॉइंट को डिफेंड करने की हिम्मत नहीं। दैट वाज जेएनयू। दूसरा वाकया जो मुझे याद है, मैं 86 में आया था। राकेश वॉज विद मी इन पेरियार हॉस्टल और मेस के समय 12 साढ़े 12 बजे मेस शुरू होती थी और उस वक्त एक चीमा करके लड़का हुआ करता था जो हरियाणा से आया था और पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो 4-5 लड़के थे जो थोड़े से वाइल्ड थे और उसने एक लड़के को दांत काट लिया, खून निकलने लगा उसको। इस बात को लेकर पूरा हॉस्टल बहुत आउटरेज्ड फील किया कि भाई ये तो गुंडागर्दी तो नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात हुआ है। उसी दिन शाम को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई हॉस्टल के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बोला, मैं भी नया आया था मिर्जापुर से, बहुत छोटा सा शहर, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाता था और उस वक्त जेएनयू के अंदर
अगर कहूं तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती है। और मेरा तो अनुभव ऐसा था कि रामू मेस वर्कर हुआ करता था, और जब मैं जाता था खाना मांगने, व्हाट डू यू वांट, वेज या नॉन वेज? तो मैंने एक हफ्ते बाद अपने पिताजी को चिट्ठी लिखा, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो सभी, यहाँ तो मेस वर्कर भी अंग्रेजी बोलता है। तो पूरा एंग्लिसाइज्ड एटमॉस्फेयर था, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। हमारा क्लासमेट था धर्मेंद्र तेलगोटे, जो यवतमाल महाराष्ट्र से आया हुआ था। उसने कहा मैं भी बोलूंगा, वो गया बोलने के लिए। उसने पहले कोशिश की अंग्रेजी में बोलने की, नहीं बोल पाया बेचारा, 2-4 शब्द बोले, फिर वो अटक गया। फिर उसने हिंदी में बोलने की कोशिश की, वो भी नहीं बोल पाया। फिर उसने आओ देखा ना ताओ फर्राटे से मराठी बोलना शुरू किया, और 10-15 मिनट तक उसने अपनी बात को रखा। अगले दिन यह तय हुआ कि चीमा साहब का सोशल बाइकआउट होगा, इनसे कोई आदमी बात नहीं करेगा। एंड लिटरली चीमा से फिर ऐसा सोशल बाइकआउट हुआ, वो ऐसे सोशली ऑस्ट्रेसाइज हुए कि वो जेएनयू में सर्वाइव नहीं कर पाए। दैट वाज जेएनयू, जहां वायलेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं था, किसी भी तरीके का वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं था। और यह भी जेएनयू की खासियत थी कि एक लड़का जिसको हिंदी भी नहीं आती थी, जिसको मराठी भी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटे से शहर महाराष्ट्र से आया हुआ था, और मराठी में उसने अपनी बात को रखा, और किसी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। पूरे सब लोगों ने उसकी बातों को सुना, कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, और सबने तालियां मारी। दैट इज जेएनयू। JNU had given that confidence to that boy from a small town who could not speak neither English nor Hindi, to let him speak, express himself in the language in which he was comfortable. That is the beauty of JNU. और उन दिनों, आज तो बहुत सारे लोग हैं जो दक्षिणपंथी आरएसएस विचारधारा के लोग, विचारधारा में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आरएसएस का विचारधारा को मानने वाला है तो वो भी हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी बातों को रखे। जैसे सीपीआईएम के लिए अपनी विचारधारा को रखने का अधिकार है, वैसे आरएसएस को भी अपनी विचारधारा को रखने का अधिकार है। लेकिन उस जमाने में बीजेपी और एबीवीपी का सिर्फ एक ही सदस्य था पूरे कैंपस के अंदर, उनका नाम था हरमीत सिंह लुम्बा। अजी मैं सही बोलूं? हरमीत लुम्बा जो ब्रह्मा अमृतसर में है, जेएनयू में। हाँ अभी होंगे, अकेले थे वो, और उनको भी कैंपस बोलने की इजाजत देता था। दूसरा सदस्य जब तक मैं था, कम से कम तब तक तो कोई दूसरा सदस्य बना नहीं एबीवीपी का। लेकिन कभी हरमीत लुम्बा को किसी ने बेइज्जत नहीं किया, कभी उनको ये नहीं कहा कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, कभी किसी ने उनके साथ मारपीट नहीं की, कुछ नहीं। ये जो दो इंसिडेंट हैं, ये दो इंसिडेंट, और एक और इंसिडेंट है जो बहुत ही दिलचस्प है, मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था उस जमाने में, बहुत शॉकिंग था। मैं पेरियार हॉस्टल से निकलकर दिन में जा रहा था लाइब्रेरी की तरफ पढ़ने के लिए, तो उस जमाने में 86 में टीके अरुण, जो आजकल बहुत बड़े पत्रकार हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में भी एडिटर भी रहे वहां पे, तो वो उस वक्त जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। तो वो उधर से आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया हुआ था, तो वहां तो छात्र यूनियन का अध्यक्ष होने का मतलब बहुत बड़ी चीज होता था। तो मैंने उनको देखा और मैंने उनको ऐसे नमस्कार किया, तो उन्होंने फौरन कहा नमस्कार नहीं, हम सब बराबर हैं। अब ये जो 3 इंसिडेंट हैं, ये 3 इंसिडेंट ने मुझे जीवन में एक नई दृष्टि दी कि जेएनयू का मतलब यह है कि हर आदमी बराबर है, यहां डेमोक्रेटाइजेशन है, एवरीबडी इज इक्वल, नोबडी इज, अगर आप जेएनयू के प्रेसिडेंट भी है, नहीं भी प्रेसिडेंट है, आप कोई पोस्ट होल्ड किए, नहीं भी पोस्ट होल्ड किए हैं, तो स्टिल यू आर एट पार विद अदर्स एंड यू आर इक्वल। टू विच कास्ट यू बिलीव, टू बिलोंग, विच religion you belong, it does not matter. What matters is that you are respected as an individual and you are a respected member of the JNU society. That is the one thing which I have never forgotten, and I also related, later I related and defined in a different way, that he
told me in as many words at that point of time, and probably he meant that these are the symbols of feudalism, which I totally negate. But then I understood in the larger perspective that he wanted to tell me that everybody is equal. Nobody is bigger, nobody is smaller. Even if he is a junior most or even he is a senior most, it does not matter. Violence is not any way is a conflict resolution mechanism. Violence was not acceptable. You can violently differ with anybody's viewpoint. You can do anything, but taking arms, unleashing violence was just not acceptable. And nobody, किसी ने चीमा को पीटा नहीं, जबकि बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा था, भयानक तरीके से गुस्सा था। चाहते तो चीमा को उसी वक्त लोग पीट सकते थे, किसी ने पीटा नहीं उनको। सिर्फ इतना तय हुआ कि हम इस आदमी को, ये आदमी जेएनयू के कल्चर को बिलोंग नहीं करता है, ये आदमी जेएनयू को नहीं समझता है, ये आदमी जो है वो वायलेंट है, तो उसका विरोध का तरीका ये है कि तुम वायलेंट हो, तुम हमारी सोसाइटीज को बिलोंग नहीं करता, तुम्हारा सोशल बाइकआउट करेंगे, बस। इसके अलावा कभी किसी ने ना तो कोई स्नाइड रिमार्क्स पास किया, ना किसी ने उनको गाली गलौज किया, ना किसी ने उनको थप्पड़ मारा, कुछ नहीं, सिर्फ सोशल बाइकआउट। एंड इट वाज सच अ पोटेंट वेपन अगेंस्ट द वायलेंस that after some time he realized that he is living in a different world, and in that different world people like him has no place. And मैं इतने दिनों जेएनयू के अंदर और कभी मुझे इस तरीके की शिकायत रात को 2 बजे हो, रात को 1 बजे हो, अभी आई हो अभी भी ऐसा ही होगा, 12 बजे हो, दिन का समय हो, और उस वक्त तो जेएनयू इतना बड़ा था भी नहीं, एसएसएस था, लाइफ साइंसेस था, एसआईएस का नई बिल्डिंग खुली हुई थी, लाइब्रेरी हुआ करता था, बाकी जितना भी आप अगल बगल देखते हैं ऐसी कोई बिल्डिंग्स नहीं थी आसपास, पूरा डेजर्टेड था। किसी भी वक्त हमारी कोई भी महिला मित्र, कोई भी फीमेल कलीग या कोई भी लड़की बहुत आराम से आ जा सकती थी। कभी कोई इस तरीके का, कम से कम मैंने तो नहीं सुना किसी स्टूडेंट ने कभी किसी तरीके की कोई ईट टीजिंग की हो, कोई भद्दा कमेंट पास किया हो, कभी किसी ने कुछ किया। ये जो चीज है वो जेएनयू ने ही हमको सिखाई। और उस वक्त हम जब डीयू के बारे में सुनते थे या किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनते थे तो लगता था यार कहां, ये तो बिल्कुल एक नया यूटोपिया है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑलटुगेदर। इज देयर एनी वर्ड समथिंग लाइक दिस जेएनयू? लोगों को यकीन नहीं होता था। आई थिंक टुडे, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही खतरा है, और ये खतरा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऊपर नहीं है। ये खतरा, मैंने परसों नरसों भी बोला था और आज भी मैं कहता हूं कि ये खतरा दरअसल हिंदुस्तान के ऊपर खतरा है। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसको जेएनयू पूरी तरीके से इम्बाइब करता है, सिंबलाइज करता है, पर्सनालिटी जिसको देता है, जो हिंदुस्तानी भारतीय होने का जो एक गौरव भाव है, जो उसको गरिमा प्रदान करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की इज्जत की जाती है। अदरवाइज हिंदुस्तान आज से 30 साल पहले बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता। और मैं तो अपने अनुभव से आपसे कह सकता हूं कि मैं पत्रकार था, 1997 की बात है, आई गॉट अ स्कॉलरशिप टू गो टू द न्यूयॉर्क एंड आई वाज देयर फॉर 3 months यूनाइटेड नेशंस एज अ स्कॉलर। मिस्टर आई.के. गुजराल हैड गॉन देयर। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आई.के. गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। Not a paragraph was mentioned in American newspapers. Not a word. There was nothing. No mention. And Indian media was going gaga over Mr. I.K. Gujral's visit and historic visit and this visit and that visit. हिंदुस्तान के अखबार उस वक्त टीवी नया शुरू हुआ था, पूरी तरीके से भरा हुआ था, एक शब्द नहीं था। और उसी समय वहां पे जियांग जेमिन जो चाइना के सेक्रेटरी जनरल थे, डेंग ज़ियाओपिंग के बाद जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप ली थी, उनकी विजिट थी। और सीएनएन रोज आधे घंटे का प्रोग्राम जियांग जेमिन की विजिट पे करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1997। बट स्टिल इंडिया इन द ग्लोबल फोरा was never ridiculed. It was always हिंदुस्तान को हरानी बड़ी इज्जत की नजर से देखता था। लोगों को लगता था इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतने सक्सेसफुली चल रही है डेमोक्रेसी, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस के
चल रही है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी चल रही है, ये संभव कैसे? एक नया मॉडल पूरी दुनिया के अंदर लोगों को लगता था तमाम तरीके। आज तो हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है। टुडे इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री इन दैट सेंस। आज आप अमेरिका के अंदर जाइए, कहीं भी जाइए, तो यू सी हाउ द इंडियंस हैज कंट्रीब्यूटेड एंड हाउ इंडियंस आर रेकग्नाइज्ड। इन 1997 में जब मैं गया तो वहां के जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, जो हमारे साथ के लोग थे, वो कहते थे यहाँ पे दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो टैक्सी चलाते हैं या फिर वो डॉक्टर इंजीनियर, तीसरा कोई है नहीं। आज तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी एक हिंदुस्तानी है, और दूसरी गूगल का सीईओ भी अपना एक हिंदुस्तानी है, पेप्सी की सीईओ भी एक हिंदुस्तानी है। पहले तो सोच भी नहीं सकते इस तरीके की बात। डिस्पाइट दैट इंडिया वाज रिस्पेक्टेड। इंडिया वाज रिस्पेक्टेड फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज India was always considered as an old civilization who has successfully implemented democracy, and there is a freedom of expression. Democratic roots are very powerful, and the whole world should learn how the democracy with such diversity can be made successful. And आज ये बात सुनने में बहुत अजीब सी लगती, but in 1947 when India was getting independence, when there was demand for the India's independence, then there was not only one Churchill, there was n number of intellectuals at that point of time, n number of academicians, n number of political thinkers who used to think that if India gets independence, India will fragment into God knows how many टुकड़ों में बटेगा हिंदुस्तान। वहां से निकल के आया। तो ये जो, लेकिन आज की तारीख में अगर ये जिस तरीके की विचारधाराओं को आज देश के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप मेरी विचारधारा से सहमत नहीं है तो हम आपको बोलने नहीं देंगे, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो हम आपकी जुबान बंद कर देंगे, और अगर आप हमसे अगर वॉइस ऑफ डिसेंट है तो हम आपकी जगह फिर जेल के अंदर, और ये बात मुझसे बेहतर और मेरी पार्टी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये जो आइडिया है, ये जो इंटॉलरेंस है, ये इंटॉलरेंस जेएनयू के अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा, और ना कभी मैं उम्मीद करता हूं आज भी वो नहीं होना चाहिए। हालांकि अब जिस तरीके की खबरें आती हैं उन खबरों से कभी कभी डर भी लगता है कि क्या जेएनयू भी दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरीके से उस तरीके से हो गया है। तो आज का जो खतरा है, ये खतरा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऊपर खतरा नहीं है। अगर इस देश को आगे जाना है, अगर इस देश को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अगर आगे बढ़ाना है, कंसोलिडेट करना है, तो वो सारी विचारधाराओं को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट दुर्भाग्य की बात है कि आज एक ही तरीके की बातों को अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। और मैं कभी कभी मुझे अपने जो दूसरे कांग्रेस के मित्रों से बड़ी तकलीफ भी होती है जब मैं उनसे कहता हूं कि यार आज की तारीख में चलो हम तो नई पॉलिटिकल पार्टी है, हमको कोई अगर एंटी नेशनल कह देता तो हमको इतनी तकलीफ नहीं, तो आपको तो जो नेशनल मूवमेंट से निकले हुए लोगों को, गांधी नेहरू की विरासत लेकर चलने वाले लोगों, जिन्होंने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के बांग्लादेश बना दिया, आज आपको सब एंटी नेशनल घोषित कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए। वो जो एजेंडा जो हाईजैक करने का है, वो एजेंडा बनना है। हिस्ट्री हाईजैक कर लिया था एक तरीके से, अगर आप देखिए हिस्ट्री का हाईजैक कर, जिन लोगों का देश की आजादी में जरा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं, जिनका एक भी नेता जेल के अंदर कभी गया ही नहीं, नॉट वन, बल्कि इस तरीके की एग्जांपल मिलते हैं किस तरीके से माफी मांग के सब बाहर निकल आए, किस तरीके से उनकी गवाही के ऊपर देशभक्त लोगों को, देश की आजादी के लड़ने वालों को जेल हुई। अब वो ये दावा करते हैं कि हम असली देशभक्त और आप देशद्रोही हो। तो मुझे लगता है कि इस पूरे नैरेटिव को मैं इस पूरे नैरेटिव को कन्फ्रंट करने की जरूरत है, बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से, इसका वायलेंट तरीके से इसको कन्फ्रंट करके नहीं है। जेएनयू का जो बुनियादी सिद्धांत है कि हम टॉलरेंट हैं और हम अपने झगड़ों को निपटाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, मुझे लगता है उसी माध्यम से ही इसका समाधान हो सकता है। जब मेरे कुछ सारे मित्र बहुत सारे नाराज हो जाते हैं, जो बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको लगता है यार यहां भी जीत के, वहां भी जीत के, यहां भी जीत के। मैंने कहा देखो, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र किसी एक विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहा है और लोकतंत्र में अगर किसी नंबर के आधार पर किसी की सरकार बन रही, तो ये बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक थॉट है कि आप बोलो कि नहीं ये तो बन गए तो देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं। जैसे आपकी विचारधारा को एक्सेप्टेबिलिटी है और उसके आधार पर अगर आपकी सरकारें बनी तो उनकी विचारधारा को अगर एक्सेप्टेबिलिटी समाज के एक तबका अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको उसको भी उसी शिद्दत से उसको इज्जत करनी पड़ेगी।
फोर्सेस का सहारा लेकर उनकी विचारधारा को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को रिजेक्ट करवाना पड़ेगा और लार्जर मेजॉरिटी पॉलिटिकल ऑडियंस के जरिए उसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं कि भाइयों 3-4 चीजें जो जेएनयू की हैं, एक सारी विचारधाराओं के लिए जगह, उसको बनाए रखिए, आप उनसे डिफर करिए, लेकिन फिर भी आप उनके विचारों को उनको अपने विचार रखने का अधिकार है, इसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा, वायलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा के जरिए कुछ रास्ता नहीं निकल सकता है, ये जेएनयू ने मुझे सिखाया है और इसी के माध्यम से ही आगे बात हो सकती है। और तीसरी बात, सबको हमें बराबर समझना पड़ेगा। सब बराबर हैं, सब, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये 3 चीजों को लेकर अगर जेएनयू आगे बढ़ेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से 1971 के वॉर के बाद इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप थोपने की कोशिश की गई थी और उसका जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया था, उसका जवाब उस वक्त के छात्रों ने दिया था। और जब छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ा और छात्र आंदोलन ने एक रूप लिया, तब कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना और उसके बाद उस डिक्टेटर को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो आई एम नॉट very pessimistic. I am very optimistic, and I think JNU has a lot to do with this. Thank you so much.